हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आपको जो आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं या फिर जितने भी कैंपस प्लेसमेंट है आपके कॉलेज के, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपने डिप्लोमा आप मैकेनिकल से कर रहे हैं, प्रोडक्शन से कर रहे हैं, या फिर मैकेनिकल मेंटेनेंस से कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल से कर रहे हैं, या फिर आप जो है प्रोडक्शन से कर रहे हैं, या फिर बीटेक भी आप इन्हीं ब्रांचेज में कर रहे हैं, या फिर एएमआई आप कर रहे हैं, कॉरेस्पोंडेंस बीटेक जिसे कहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि जो मैकेनिकल एंड अलाइड ब्रांचेज जो हैं उनके लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे थ्योरी के लेक्चर मिल जाएंगे, एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे, और साथ में जो है मतलब जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को लेके बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो है बाकायदा हर एक सेक्शन को देख सकते हैं। आपको सब्जेक्टिव भी मिलेंगे, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अप्लाइड मैकेनिक्स, इनके आपको प्लेलिस्ट में जो है आपको पूरे पूरे जो है उसमें वीडियो सारी मिल जाएंगी। आपका जो इसके अलावा आपका मैकेनिकल के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए आपको वीडियो मिल जाएंगी, टेक्निकल एमसीक्यूज क्वेश्चंस के लिए आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं, आपका फिटर में, मशीनिस्ट में, वेल्डर में, टर्नर में, आपका ड्राफ्टमैन में, या फिर आपका जो है आपका कारपेंटर में, तो उनके लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है एक प्लेलिस्ट में जो है एक अलग से उनका भी फोल्डर जिसमें कि उनकी भी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके साथ साथ नॉन टेक्निकल की भी जो है वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, जिसमें कि जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का जो पार्ट है उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको नॉन वर्बल सीरीज़ की मिल जाएंगी। चलिए, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर मशीन एलिमेंट्स एंड मशीन फ्रॉम मशीन डिज़ाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी बच्चे आपका, चाहे वो मैकेनिकल से हो, ऑटोमोबाइल से हो, प्रोडक्शन से हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से हो, एयरोनॉटिक्स से हो, टूल एंड डाई से हो, तो उनके लिए ये जो टॉपिक है मशीन डिज़ाइन का सब्जेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए, मशीन डिज़ाइन का जो सब्जेक्ट है और मशीन ड्राइंग का सब्जेक्ट है, इसकी आपको नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी तो हम मशीन डिज़ाइन के ही लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे, और विद इन मंथ में जाकर के जो आपको दिसंबर में फिर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इस रिलेटेड, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपको आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में और कैंपस प्लेसमेंट में। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है किसी मशीन एलिमेंट के लिए या फिर किसी मशीन के लिए, मशीन एंड मशीन एलिमेंट के लिए उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और ये जो है मेरा पार्ट 1 होगा, क्योंकि अगर मैं इसमें एमसीक्यू भी जोड़ देता तो बहुत लंबा पार्ट हो जाता। तो हम पार्ट 1 में आज इसका जो कंप्लीट जो थ्योरी का जो पार्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके सामने उसमें जो है फिर हम आपके सामने इससे रिलेटेड जो इसके एमसीक्यूज हैं वो आपके सामने रखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर मशीन एलिमेंट एंड मशीन क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है। बेसिक रिक्वायरमेंट हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी कोई मशीन अगर बनाते हैं तो एक मैकेनिज्म से बनती है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, इवन कि नट बोल्ट भी एक कंपोनेंट का रोल प्ले करते हैं एक मशीन के अंदर। तो अभी एक मशीन का स्ट्रक्चर आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर इसी को हम देखें तो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, नट बोल्ट भी है, वाशर भी है, आपका गियर भी है, स्पिंडल भी है, शाफ्ट भी है, ठीक है ना, और बहुत सारे आपको इसमें पार्ट दिखाई। जब सारे पार्ट मिल जाते हैं और एक प्रॉपर एक ऑपरेशन के लिए काम करते हैं तो फिर ये मैकेनिज्म जो एक मशीन का जो है रूप ले लेता है। ठीक है, तो लेकिन वो जो कंपोनेंट हैं जो पूरी एक मशीन को बनाने में हेल्प करते हैं, या फिर किसी मशीन को डिसमेंटल कर दिया जाए तो उसमें हर एक पार्ट, नट बोल्ट वाशर, सब उसके अलग अलग एलिमेंट हो जाएंगे। तो मशीन, अच्छा एलिमेंट किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, अगर एक मशीन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम एलिमेंट कहते हैं। जब वो सारे एलिमेंट मिल जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, एक मैकेनिज्म, एक मशीन का जो है एक रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं आज हम डिटेल में इस लेक्चर में उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 है। चलिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो है स्ट्रेंथ। सबसे पहली चीज़ क्या है, स्ट्रेंथ। कोई भी आपकी मशीन है उसमें जो भी कंपोनेंट हैं
उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब बात यह है कि जब भी किसी मशीन को बनाया जाता है तो उसकी कैपेसिटी होती है। क्या होती है उसकी कैपेसिटी, ठीक है ना। और उस कैपेसिटी को ध्यान में रख कर के जो है मशीन के जो कंपोनेंट हैं वो बनाए जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ होती है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। सपोज अगर कोई मशीन बना रहे हैं और वो मशीन कितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी की बनेगी, तो अब वो जो लोड मशीन के ऊपर जाएगा, जाहिर सी बात है कि जब कोई लोड मशीन पर जाएगा तो वो मशीन जो लोड है वो लोड जो है मशीन के सभी पार्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब मशीन ऑपरेशन में जाएगी तो वहाँ पर भी जो है ऑपरेशन के दौरान जब कटिंग टूल या जो भी ऑपरेशन मशीन पे होगा तो वहाँ पर भी लोड का वेरिएशन होगा ऑपरेशन के दौरान। तो वो वहाँ पर जितना भी फ्लक्चुएशन आएगा उसकी भी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो लोड भी जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मशीन कंपोनेंट के ऊपर। तो जब भी किसी मशीन का कोई कंपोनेंट अगर हम बनाने जा रहे हैं तो अगर हमें ये देखना होगा कि वो मशीन का जो ड्राइंग है वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट तैयार हो रहा है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। तो हम जो है पहले ऐसे नहीं कि किसी पार्ट को पहले ऐसे बनाना शुरू कर देते हैं। आज के टाइम में तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि मशीन का बनाने से पहले हम उसके सभी पार्ट्स को, आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं डिज़ाइनिंग के जिन पे हम बना करके जो उन पे हम लोड इन्वायरमेंट वगैरह सब चेक कर लेते हैं। तो वो जो हम कंपोनेंट बना रहे हैं उस कंपोनेंट का हम पहले ही चेक करेंगे कि वो कंपोनेंट जो है क्या उतना लोड जो उसके अराउंडिंग में जो ऑपरेशन हो रहा है या जो वर्कपीस कंपोनेंट वहाँ हैवी वर्कपीस कंपोनेंट वहाँ लगेगा वो कितना उसका लोड उसके ऊपर आएगा, और वो कंपोनेंट जो पार्ट है एलिमेंट वो उस वर्कपीस का या कंपोनेंट का जो है लोड झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। तो ये सब चीज़ टेस्ट करनी पड़ती है पहले ही, ठीक है। तो सबसे जो मेन पॉइंट है, पहला पॉइंट जो है आपका स्ट्रेंथ का है कि जो स्ट्रेंथ है वो कंपोनेंट की हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है कंपोनेंट नहीं बनेगा तो जब हम मशीन के ऊपर लोड को लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कंपोनेंट के ऊपर टेंसाइल कंप्रेसिव शेयरिंग कोई ना कोई लोड इम्पैक्ट करे जिससे कारण उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, और जब उसमें डिफॉर्मेशन आएगा तो क्या होगा, कंपोनेंट फेल हो जाएगा और मशीन जिस कारण जो आपकी ब्रेकडाउन में चली जाएगी और आपको उसके फिर आप उस मशीन पे काम नहीं कर पाएंगे जिससे आपको लॉस होगा। तो मशीन का भी लॉस होगा, वर्क का भी लॉस होगा। तो इसलिए जब कोई मशीन बनाई जाती है तो हर एक कंपोनेंट की जो है स्ट्रेंथ को जो है सबसे पहले चेक किया जाता है। एवरी एलिमेंट ऑफ द मशीन जो है जो भी इसमें मशीन में एलिमेंट लगा है उसकी स्ट्रेंथ को चेक करना पड़ेगा, टेस्टिंग करनी पड़ेगी लोड कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है, तो स्ट्रेंथ को ध्यान में रखना पड़ेगा हर मशीन के एलिमेंट को, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड जो पॉइंट है रिजिडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, अब ये रिजिडिटी आ गई। मशीन एलिमेंट मतलब मशीन के जितने भी एलिमेंट हैं, अभी जैसे हम सबसे पहले स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे, साथ में हम उसकी फिर रिजिडिटी चेक करेंगे। रिजिडिटी का मतलब ये है कि वो क्षमता उसकी चेक करनी होगी कि जो लोड हमने लगाया अगर वो उतना झेल रहा है तो अब हमें उसे देखना होगा कि वो उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कहाँ तक लोड को कैरी कर सकता है। तो सपोज एक कप है, कप में अगर हम चाय पिए, चाय डालें, ठीक है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसी वो तो इसका मतलब है कि वो उतना लोड वो कैरी कर रहा है, लेकिन अगर किसी सडन कोई लोड उस पर आ जाए तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन वहाँ तो वो पूरा एक तरीके से ब्रिटलनेस उसमें हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपका जो है हमें ये देखना होगा कि इसमें इलोंगेशन होगा कि नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हमें देखना होगा कि जो कंपोनेंट है स्ट्रेंथ तो उसकी अच्छी है, अब वो उसकी रिजिडिटी कहाँ तक बनी रहती है, हमें ये और चेक करना होगा उसमें, क्योंकि जितनी उसकी रिजिडिटी बनी रहेगी उतना वो जो वेरिएशन ऑफ लोड होगा, फ्लक्चुएशन ऑफ लोड होगा, वो उसको कैरी कर लेगा। सडन इम्पैक्ट लोड अगर आता है तो उस केस में उसकी रिजिडिटी कहाँ तक बनी रहती है उस कंपोनेंट की, उस मशीन के एलिमेंट की,
तो वो हमें जो है निकालनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी। आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे प्रोई आता है, आपका कैटिया है, और अब तो आपका क्या नाम है फ्यूज़न भी आ गया है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिन पे जो है आजकल जो है मशीन को जो है सॉफ्ट उसमें जो है डिज़ाइन करके जो है चेक कर ले जाते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, तो रिजिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टर द स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ चेक करने के बाद जो है हमको रिजिडिटी चेक करनी पड़ेगी मशीन एलिमेंट की, कि उसकी रिजिडिटी जो है वो कहाँ तक बनी रहती है। ठीक है, अगर जितना लोड कैरिंग कैपेसिटी की मशीन बन रही है वहाँ तक अगर बिल्कुल स्ट्रेंथ उसकी बरकरार है, रिजिडिटी बरकरार है, तो फिर चेक करना जरूरी है कि कितने उस पर फ्लक्चुएशन पे अगर बढ़ता है तो ये कंपोनेंट कहाँ तक अपनी रिजिडिटी को मेंटेन रख सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो किसी भी कंपोनेंट पे जब कोई लोड अगर लग रहा है और कंपोनेंट में कोई इलोंगेशन कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब कंपोनेंट जैसा है बिल्कुल वैसा ही है, तो अगर हमारी मशीन की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कंपोनेंट इजीली झेल रहा है, तो हमें ये देखना होगा अगर बाई चांस लोड फ्लक्चुएट होने लगे तो उस फ्लक्चुएशन में अगर लोड बढ़ने लगता है तो फिर हमें देखना है कि उस कंपोनेंट की जो रिजिडिटी है वो किस लिमिट तक जो है वो मेंटेन रहती है और किस लिमिट के बाद जो है उसमें डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो है हमको हर एक मशीन के एलिमेंट की जो है रिजिडिटी को भी चेक करना है। तो जब भी कोई मशीन इसलिए बनती है तो उसका एक लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर आपको देखना तो ऊपर जो है आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप जाकर डिटेल में स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं और उसके MCQs क्वेश्चंस भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन में मोटी मोटी बात मुझे बस यही बतानी है आपको। सपोज मशीन का कोई एक कंपोनेंट है, अगर उसके ऊपर जो है अगर लोड आ रहा है और लोड के कारण जो है अगर उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो वो डिफॉर्मेशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब है किसी एक पॉइंट पे जाकर के जो है जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगर एक नेक फॉर्मेशन बन जाती है उसमें कंपोनेंट में एलिमेंट में, तो फाइनली क्या होगा, वो धीरे धीरे वहीं से ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन से भी आपको मशीन के जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको उससे बचाना होगा मशीन एलिमेंट को। क्योंकि अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन किसी मशीन एलिमेंट के किसी एक पॉइंट पर अगर आ गया ज़्यादा और आपने उसको रिजॉल्व नहीं किया तो फाइनली वो जो मशीन एलिमेंट जो है वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए उसको फेल होने से बचाने के लिए आपको हर एक मशीन के एलिमेंट को जब आप डिज़ाइन करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग से पहले, तो आपको उसका स्ट्रेस कंसंट्रेशन पे निकालना पड़ेगा। और सपोज अगर किसी कंपोनेंट को आपने चेक किया, सपोज यही कंपोनेंट मैं ले लेता हूँ, इस तरह से कंपोनेंट हो गया किस पे लोड लगा हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसके डिज़ाइन में ही यहाँ पर जो है स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब इस कंडीशन में क्योंकि इसकी कंपोनेंट की शेप ही ऐसी है कि यहाँ पर ये विड्थ ज़्यादा है और यहाँ इसकी विड्थ कम है, तो उस केस में यहाँ पर ही जाहिर सी बात है यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगा कि जब स्ट्रेस आएगा तो वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो यहीं पर ही ज़्यादा आएगा। तो उस केस में क्या करना है, आपको कंपोनेंट की शेप इस तरीके से चेंज करनी है कि आपका लोड, रिजिडिटी, स्ट्रेंथ सब वो कैरी कर सके, साथ में स्ट्रेस कंसंट्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी रिजॉल्व हो जाए। तो रिजॉल्व कैसे होगी, रिजॉल्व खत्म नहीं हो सकती। रिजॉल्व का मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट पे ज़्यादा आ रहा है तो उस कंपोनेंट में जहाँ कहीं पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत कम आ रहा है तो उस पोजीशन के स्ट्रेस कंसंट्रेशन को जो है कुछ उसका जो पार्ट है वो उस वाले पॉइंट पे जो है ट्रांसफ़र किया जाए। तो जब चाहे वहाँ पर होल पास करके किया जाए या फिर या कि उसमें कोई नॉच दिया जाए या फिर जो कि उसमें कोई एडिशनल कंपोनेंट उसमें ऐड कर दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको देखना हो कि वहाँ वन होल से जो है उस जिस जगह पर स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा था वहाँ से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके जो वहाँ कम किया गया, मतलब उस पॉइंट पे आपको कम करना है। कम करने के लिए वो एक होल करना है, दो होल करने हैं, एलिप्स फॉर्म में सर्कल काटना है, नोच काटना है, नंबर ऑफ नोचेस ज़्यादा काटने पड़ेंगे एज पे। तो वो एक मतलब उसको डिज़ाइन में आपको चेंज करना होगा जिससे कि स्ट्रेस जो कंसंट्रेशन आ रहा है कंपोनेंट पे वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम नहीं आना चाहिए। वो अगर यूनिफॉर्म उसमें रहेगा तो उससे जो हमारा जो कंपोनेंट है उसके फेलियर होने के चांस जो है बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमको चेक करना होगा हर एक मशीन एलिमेंट के ऊपर। चलिए अगला जो है आपका
अल्टरनेटिव स्ट्रेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अल्टरनेटिव स्ट्रेस के कारण ही अगर हम किसी मशीन एलिमेंट का अल्टरनेटिव स्ट्रेस के अकॉर्डिंग अगर वो वर्क नहीं करता मशीन का एलिमेंट, तो उसमें फटीग होने के चांस होते हैं, और फटीग का मतलब उसमें क्रैक फॉर्मेशन आएगा और जो पार्ट आपका ब्रेक हो जाएगा। ये सिचुएशन कब आती है? ये सिचुएशन तब आती है अगर कोई मशीन का कंपोनेंट अगर है और वो बराबर जो है मशीन पे अगर कोई भी लोड आ रहा है, मशीन के ऊपर अगर कोई भी लोड आ रहा है और वो लोड जो उस कंपोनेंट पे भी आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ज़ाहिर पे उस कंपोनेंट पे भी लोड आएगा। तो जब उस कंपोनेंट पे लोड आ रहा है और मशीन लोडिंग अनलोडिंग या फिर नंबर ऑफ ऑपरेशन, क्या नंबर ऑफ ऑपरेशन चेंज हो रहे हैं। सपोज पहले आप टर्निंग कर रहे थे, फिर आपने ड्रिलिंग कर दी, उसके बाद आप नर्लिंग करने लग गए, ठीक है ना, नर्लिंग के बाद आप उसमें थ्रेडिंग करने लग गए। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन अगर हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वेरिएशन ऑफ लोड होगा। जब वेरिएशन ऑफ लोड होगा तो उस केस में क्या होगा, उस कंपोनेंट के ऊपर जो स्ट्रेस जो क्रिएट होगा वो अलग अलग लोड के कारण अलग अलग तरीके से स्ट्रेस आएगा। तो मतलब कभी स्ट्रेस कम आएगा, कहीं स्ट्रेस ज़्यादा आएगा, कहीं स्ट्रेस बहुत कम आएगा, कहीं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, कहीं पर यूनिफॉर्म आएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो है स्ट्रेस की कोई मतलब एक फिक्स वो सिचुएशन नहीं होगी, लोड और ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो है कंपोनेंट के ऊपर जो है स्ट्रेस जो है वो चेंज होता रहेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा वहाँ पर कि अगर लोड कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है उसमें ऑपरेशन जब होगा उसके ऊपर, तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेस जब मशीन के एलिमेंट पे आएगा तो वो जो स्ट्रेस है वो कहाँ तक जो कंपोनेंट जो है उसको झेल सकता है, मतलब उसको मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है स्ट्रेस को, मतलब जिससे कि उसमें स्ट्रेन की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी ना आए। तो अल्टरनेटिव स्ट्रेस को जो है ध्यान में रख करके जो है हमें हर एक मशीन एलिमेंट को जो है चेक करना पड़ेगा कि उसमें जो अल्टरनेटिव स्ट्रेस आ रहा है वो मतलब किस लिमिट तक जो है कंपोनेंट उसको कैरी कर पाता है। अगर हम नॉन फेरस मटेरियल में देखें तो नॉन फेरस जो मेटल होते हैं उनमें 30 to 40% कितना 30% to 40% उसमें जब का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो जनरेट होता है, ठीक है ना। तो हमको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक मशीन एलिमेंट में उसका अल्टरनेटिव जो स्ट्रेस है, अल्टरनेटिव स्ट्रेस जो है वो कहाँ तक कंपोनेंट उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है और स्ट्रेस कंडीशन में ही, और जिससे कि उसमें इलोंगेशन ना आए या डिफॉर्मेशन ना आए, क्योंकि डिफॉर्मेशन अगर आएगा तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो भी आपका फेलियर हो जाएगा। तो उससे भी हमें जो है कंपोनेंट को बचाना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आपका नेक्स्ट, आपका क्रीप स्ट्रेंथ। अब क्रीप जो है अगर हम हीट ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो क्रीप अलग तरीके से हो जाता है, अगर हम मशीन के कंपोनेंट में लोड के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पर क्रीप अलग हो जाता है। तो उसमें क्रीप स्ट्रेंथ का मतलब ये है, अगर मैं मशीन डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बात करूँ, सपोज आपका कोई कंपोनेंट है, ठीक है, अब कंपोनेंट है आपने चेक कर लिया कि जो है इतने लोड लगने के बाद जो है वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, जो डिज़ाइन है, ड्राइंग है, वो वैसा ही है जैसा वो था। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आपको प्रैक्टिकली प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग उसे प्रैक्टिकली भी चेक करना पड़ेगा एक बार कि अगर इस पर बार बार ऑपरेशन हो रहा है, मशीन 10 घंटे चलती है, 12 घंटे चलती है, 14 घंटे चलती है, 24 घंटे चलती है, तो उस केस में भी जो है ऐसा ना हो कि धीरे धीरे स्लोली बहुत स्लोली जो है वो कंपोनेंट जो है आपका विदाउट इंक्रीजिंग इन लोड, आपने लोड तो नहीं बढ़ाया, लोड तो आपका उतना ही चल रहा है जो आपका अब मशीन पे कितना मैक्सिमम लोड जाएगा और जो मशीन ऑपरेशन के दौरान जो उस पर लोड कितना बढ़ेगा, तो उतनी अगर उस कंपोनेंट की आपने पहले सब कुछ चेक कर लिया और वो कंपोनेंट फिट है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन फाइनली क्या हुआ जब 24 घंटे मशीन चलने लगी तो उस केस में क्या वो कंपोनेंट जो है आपका धीरे धीरे स्लोली जो है डिफॉर्मेशन होने लगा, उसमें इंक्रीज इन एलोंगेशन होने लगा। तो वो जो इंक्रीज इन एलोंगेशन होगा वो आपका कहलाएगा आपका क्रीप। तो क्या कराएगा, क्रीप कहलाएगा। तो हमें जो है बचाना होगा इस चीज़ से भी अपने मशीन के एलिमेंट को, ठीक है ना। और ये मशीन के एलिमेंट क्या लो लास्ट में आके मशीन का ही पार्ट हो जाता है सब। तो मशीन में जो भी कंपोनेंट है हमें उनको जो क्रीप स्ट्रेंथ है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना होगा, जिससे कि उसमें जो इलोंगेशन की जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो इलोंगेशन की जो प्रॉपर्टी है वो कंपोनेंट के अंदर जो है जनरेट ना हो। इसलिए कहते हैं कि मशीन जब हम मशीन पे भी काम करते हैं तो बीच बीच में उसको आधा घंटा जो है, जैसे 12 घंटे चल गई, 16 घंटे चल गई, तो 8 घंटे चल गई, तो हमें कहीं ना कहीं देखना होगा कि मशीन को जो है थोड़ा रेस्ट भी
मिल जाए वहाँ पर, ठीक है ना। तो हमें क्रिप स्ट्रेंथ को भी बेटर रखना होगा, जिससे कि अगर क्रिप की प्रॉपर्टी आती है तो उसमें जो है कंपोनेंट ऑफ फेलियर हो सकता है, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका रेजिस्टेंस टू वाइब्रेशन ऑफ ए मशीन पार्ट। तो अब आप देखिए, जब मशीन का, इसमें अगर हम देखें कोई मशीन का कोई कंपोनेंट है, अगर आप शेपर मशीन देखेंगे, शेपर मशीन में जो उसका रैम लगा हुआ होता है वो जो है कंप्लीटली जो है टेबल के ऊपर जो है वर्क पीस को कट करता रहता है, करता मतलब आपने उसको जो है ऑन कर दिया, एक डेप्थ ऑफ कट दे दिया और जो आपका मशीन है अपने आप जो है काम कर रही है। अब उसमें क्या है कि उसमें एक वेलोसिटी भी है कंपोनेंट की रैम के ऊपर, वो उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, रैम में अगर है तो वो भी एक पूरा मैकेनिज्म है, और उसमें टूल होल्डर है, टूल है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि जब वहाँ पर क्या है, जब कट करेगा तो उसमें एक वाइब्रेशन भी आएगा, ठीक है ना। तो उस केस में जो है आपका देखना होगा कि वाइब्रेशन आ रहा है, वेलोसिटी भी है, तो उस कंडीशन में जो है मशीन जो है, आप मशीन का जो कंपोनेंट है उस वाइब्रेशन से जो है ऐसा ना हो कि उसमें डिफॉर्मेशन आने लगे और फटीग फेलियर के चांस उसके अंदर आ जाएं। तो हमें फटीग फेलियर से बचाने के लिए मशीन के पार्ट को जो है हमें जो है ये कोशिश करनी होगी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो रिजिडिटी है, जो क्रिप है, उस स्ट्रेंथ जो है ये सब उसकी जो है वेल मेंटेन रहें। अगर वाइब्रेशन तो होता ही है मशीन में, तो वाइब्रेशन की भी एक कम से कम वाइब्रेशन हो, जिससे कि मशीन के जो पार्ट है, मशीन के जो एलिमेंट्स हैं वो डैमेज ना हो, ठीक है ना। तो अगर वाइब्रेशन के कारण अगर लोड का वेरिएशन ज़्यादा होगा, तो वाइब्रेशन लोड्स अगर ज़्यादा आएंगे तो वो डेंजरस होंगे हमारी मशीन के पार्ट्स के लिए, क्योंकि अगर ऑस्किलेशन में अगर मशीन काम कर रही है तो ऑस्किलेशन जो कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं उसमें मशीन में, जो कि ऑस्किलेशन मैकेनिज्म में हेल्प कर रहे हैं, तो उन पार्ट्स के जो है डैमेज होने के चांस ज़्यादा होंगे। अगर उसमें स्ट्रेंथ है आपका वीक है, या अगर आपका रिजिडिटी वीक रहेगी, या क्रिप स्ट्रेंथ वीक रहेगी, या अल्टरनेटिंग स्ट्रेस आपका वीक रहेगी, तो वहाँ पर वाइब्रेशन जो है फिर कंपोनेंट को ड्यू टू इलोंगेशन, ड्यू टू डिफॉर्मेशन जो है डैमेज करने की चांस ज़्यादा रखता है। तो हमको कोशिश करना है कि मशीन के जो पार्ट्स हैं उन पे वाइब्रेशन जो है मशीन की वो जो है वो कम से कम आए, और वो कम से कम कब आएगी, जब हम मशीन के ऊपर जो वाइब्रेशन को रिड्यूस करेंगे। जितना रिड्यूस करेंगे उतने मशीन और मशीनी कंपोनेंट की लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है हीटिंग ऑफ मशीन एलिमेंट। अब हीटिंग ऑफ मशीन एलिमेंट का तो सिंपल सा कंसेप्ट आपको पता है कि जो भी मशीन का पार्ट है, मशीन, अब हीटिंग की प्रॉब्लम कब आती है कि एक मशीन जो है अगर उसकी 8 घंटे के बाद उसको रेस्ट देना है, 10 मिनट आधा घंटा जो भी है, आपने उसको नहीं दिया और आप जो उसको 24 घंटे उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको काम ले रहे हैं आप, तो फाइनली जब मशीन कंपोनेंट कोई अलग अलग मोशन होते हैं, मशीनी कंपोनेंट्स में कोई फिक्स रहता है किसका, कोई मोशन किसी मोशन में कन्वर्ट होता है, कोई एक ही मोशन में काम करता है। तो कहने का मतलब है जब उसी सेम वही ऑपरेशन, वही मोशन चलते रहेंगे मशीन के कंपोनेंट्स के बीच में, तो वहाँ पर क्या होगा, हीटिंग के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। या फिर आपने प्रॉपर लुब्रिकेशन जो है आपने ध्यान दिया, मशीन की जो है मेंटेनेंस पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो उस केस में क्या होता है कि मशीन में जो है कंपोनेंट्स के बीच में हीटिंग जनरेट हो जाती है, और हीटिंग के कारण क्या होता है फिर मशीन का जो कंपोनेंट है उसमें जो है डिफॉर्मेशन आने लगता है, एलोंगेशन आने लगता है, तो जिससे कारण मशीन की शेप, कंपोनेंट की या मशीन के एलिमेंट की शेप में, साइज में जो है चेंज आने लगता है, और उससे जो है फिर मशीन जो है का पार्ट जो ब्रेक हो जाता है, या फिर दूसरे किसी पार्ट के कांटेक्ट में आके जो है वो जैम हो जाता है, वहाँ पर जैम कर देता है मशीन को, जिससे कि मशीन आपकी ब्रेकडाउन में चली जाती है। तो उस कंडीशन में हमको ध्यान रखना है कि मशीन के अंदर प्रॉपर लुब्रिकेशन रहे, प्रॉपर कूलेंट रहे, और मशीन के अंदर जो है मतलब जो मशीन जो है वो कितने घंटे के बाद रेस्ट देना है उसका प्रॉपर 8 घंटे के बाद जो उसको प्रॉपर 20 मिनट का, आधे घंटे का जो भी उसको रेस्ट देना है। जब सपोज कंपनी में भी ऐसे होता है, कई अगर एक शिफ्ट काम कर रही है और एक शिफ्ट आपके 7 से जो है स्टार्ट हुई है, 7 से 3 की आपकी शिफ्ट है, अगली शिफ्ट जो है 3 बजे आएगी, 3 बजे आती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आधा घंटा 20 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि तब मशीन को बंद कर देते हैं, तो दूसरी शिफ्ट के बंदे आते हैं, तब तक मुझे मशीन के बीच में रेस्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है मशीन अपना काम भी करती रहती हैं 24 घंटे, और जो है उनको बीच में रेस्ट भी मिलता रहता है। तो इससे हीटिंग ऑफ मशीन एलिमेंट की जो चांस है वो कम हो जाते हैं, और मशीन जो है हमारी ब्रेक डाउन में जाने से बच जाती है।
तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर इस पे ध्यान दें तो क्रिप की जो प्रॉपर्टी है वो जनरेट हो जाएगी। ठीक है ना, स्पेशली अगर आप देखेंगे तो जब क्रिप होगा तो क्रिप स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा और इससे इलोंगेशन होगा, तो हमें बचाना है इस चीज़ से भी। ठीक है ना, और हीटिंग के कारण भी क्रिप जनरेट होता है, तो हमें वहाँ पे भी बचाना होगा क्योंकि धीरे धीरे इलोंगेशन लेने लगेगा कंपोनेंट आपका। ठीक है ना, तो हमको ध्यान रखना है हीटिंग को, मशीन एलिमेंट को बचाना होगा हीटिंग से। चलिए अगला जो पॉइंट है वो आपका स्टिफनेस का मतलब सिंपल सा यहाँ पर ये है कि जो स्ट्रेस हमारे जो मशीन के एलिमेंट हैं, जब उन पे हम पहले बोल रहे हैं कि एक आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है कितना लोड मशीन कैरी कर रही है ऑपरेशन के दौरान पे, तो वो जो लोड है उसके अकॉर्डिंग जब मशीन के एलिमेंट में जो है स्ट्रेस जनरेट होगा। अगर वो स्ट्रेस जो है जितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी है और ऑपरेशन के दौरान जो लोड उसमें फ्लक्चुएट करेगा, वेरी करेगा, उसको भी जो है मशीन कंपोनेंट अगर झेल पा रहे हैं तो मतलब उसको एब्जॉर्व कर पा रहे हैं, तो वो हुआ उसका स्टिफनेस। ठीक है ना, जो मशीन के कंपोनेंट में आपका जो लोड का वेरिएशन हो रहा है उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है और मशीन कंपोनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जैसा वैसा ही है, तो दिस मीन्स वो आपका जो उस कंपोनेंट की स्टिफनेस होगी। ठीक है ना, और स्टिफनेस बनी रहेगी उसके अंदर। ठीक है ना, उसमें डिफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं आने देगा। ठीक है ना, तो हल्का सा फ्लक्चुएशन रहेगा उसमें कंपोनेंट में, तो स्टिफनेस जो है हमारी कहलाएगी। और स्टिफनेस का मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये है कि अगर कोई लोड लग रहा है और जो स्ट्रेस आ रहा है हमारे कंपोनेंट में वो ना के बराबर है, बहुत कम आ रहा है। ठीक है ना, तो बहुत कम आ रहा है, तो दिस मीन्स वो क्या बन जाएगा, स्टिफनेस बन जाएगी उस कंपोनेंट की। ठीक है ना, क्या बन जाएगी, स्टिफनेस बन जाएगी। कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, तो ये भी हमारे मशीन के लिए मशीन लर्निंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें कोई अगर कमी पेशी आई या इसको सही से कैलकुलेट नहीं किया तो उससे जो हमारे पीछे में जितने जितने भी हमने मेथड पढ़े हैं अभी या जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं वो सारे के सारे जो हैं हावी हो जाएंगे कंपोनेंट पे, और उससे क्या होगा, कंपोनेंट हमारा फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगला आता है आपका वियर रेजिस्टेंस। इसमें तो आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा है कि वियर रेजिस्टेंस की अगर बात हो रही है यहाँ पर, कि अगर सपोज मशीन का कोई एलिमेंट है वो लूज रह गया, क्या है, लूज रह गया, सही से टाइट नहीं किया आपने इसको, तो क्या होगा, मशीन का जो जब लोड डिस्ट्रीब्यूशन मशीन पे होगा तो एक तो उस कंपोनेंट के ऊपर जो है लोड पड़ेगा। लोड पड़ने से क्या होगा कि उसकी में डिफॉर्मेशन के चांस हो जाएंगे। दूसरी बात जो है मशीन का जो साउंड है वो डिस्टर्ब होगा, मतलब जब कोई पार्ट कहीं पॉइंट को लूज रह जाता है तो उससे जो है आवाज़ होने लगती है, तो एक अननोन और एक अनलाइक नॉइज़ जो है वो आपको सुनाई देने लगेगा, जिससे कि आपको मशीन को रोक करके चेक करना ज़रूरी है। ऐसे नहीं मशीन को आप चला जा रहे हैं, अगर आपने ऐसे ही यूज़ करने लगे तो जाहिर सी बात है फिर कभी ना कभी उस पार्ट पे जो डिफॉर्मेशन आएगा और फाइनली मशीन जो आपकी उसी पार्ट के कारण जो ब्रेक डाउन में चली जाएगी, उस पार्ट के ब्रेक होने से। तो हमको वियर रेजिस्टेंस को भी कम से कम रखना है मशीन में, जिससे कि मशीन के नॉइज़ जो है स्मूथ रहे, कोई ज़्यादा उसमें डिफेक्ट ना आए। ठीक है, जितना कम नॉइज़ रहेगा मशीन की लॉन्ग लाइफ पे उतना ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को जो पॉइंट है वो हमारा लाइट वेट एंड मिनिमम डायमेंशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई मशीन का पार्ट आप बना रहे हैं तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मशीन का जो पार्ट हम बनाने जा रहे हैं उस मशीन के पार्ट में जो है कितना मटेरियल यूज़ होना है। ठीक है, कितने मटेरियल की उसमें ज़रूरत है। सपोज पता लगा हमें एक डिस्क लगानी है, उसमें डिस्क की जो थिकनेस है वो हमें चाहिए खाली 10 mm, और डायमीटर जो है वो तो हमने ले रखा है सबसे सिंपल, तो 20 mm का डायमीटर है उस कंपोनेंट का। अब हमने जो है थिकनेस बढ़ा दी, कितना कर लेते हैं और सही रहेगा, नहीं, आप मटेरियल बढ़ा रहे हैं तो इस मतलब ये होगा कॉस्ट बढ़ जाएगी, मशीन की कॉस्ट बढ़ जाएगी और मशीन उस कंपोनेंट का वेट बढ़ जाएगा। और जब कंपोनेंट का वेट बढ़ेगा तो मशीन के और भी कंपोनेंट हैं और सबके वेट अगर ऐसे बढ़ने लगेंगे बिना किसी आपने एनालाइज किए, बिना किसी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ किए, तो मशीन का जो जितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी की आप बनाना चाह रहे हैं वो पता नहीं कितनी बड़ी और कितनी उसकी बन जाएगी।
तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम कितने लोड कैरिंग कैपेसिटी की बना रहे हैं, उसके हिसाब से हमें कितनी डायमेंशन की ज़रूरत है, पार्ट का जो है साइज़ कितना रखना है, एलिमेंट का साइज़ कितना रखना है, और उसको कितना लाइट वेट तक हम उसके बना सकते हैं, ठीक है ना। और लाइट वेट बनाने का मतलब ये नहीं कि पता लगा आपने स्ट्रेंथ नहीं देखी, रिजिडिटी नहीं देखी, स्टिफनेस नहीं देखी, आपने क्रिप नहीं देखा, अल्टरनेटिव स्ट्रेस नहीं देखा। तो सभी चीज़ों को ध्यान में भी रखना है, हमें वेट भी कम से कम रखना है, और डायमेंशन भी जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से रखनी है। तो जितना हम डायमेंशन को मिनिमाइज़ करते हैं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके, उतना ही कंपोनेंट लाइट वेट बनेगा, उतनी मशीन जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से बनेगी, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। अगला है आपका पॉइंट, इजीली अवेलेबल मटेरियल। जाहिर सी बात है, आप ध्यान रखना है, आप सपोज आप जो है सब कुछ कर लिया आपने, तो अब मटेरियल की जब बात आती है तो आपको मटेरियल चीप एंड बेस्ट पे ध्यान देना है, इजीली अवेलेबल हो मटेरियल आपको, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि जो मटेरियल आप लेने जा रहे हैं वो जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुआ, तो जाहिर सी बात है कि फिर मशीन की कॉस्ट बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए जो है जो भी मटेरियल आप यूज़ करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में वो मटेरियल जो है एक तो इजीली अवेलेबल हो, और जितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी की आप मशीन बना रहे हैं उसमें जो कंपोनेंट उसके बनेंगे मटेरियल के, वो सारे मटेरियल जो है उन सभी पॉइंट्स को जो है कवर कर सके, ठीक है ना। तो हमको इसी हिसाब से मटेरियल को लेना है, जिससे कि कॉस्ट जो है बहुत इम्पैक्ट डालती है मशीन के ऊपर, ठीक है ना। तो हमें मटेरियल भी ऐसा लेना जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो, चीप एंड बेस्ट हो, ठीक है। चलिए, अगला जो टॉपिक है आपका प्रोसेसेबिलिटी। प्रोसेसेबिलिटी में हमें ध्यान रखना है कि जो मशीन, जो भी हमारा कंपोनेंट है, मशीन का जो भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट में जो है हमें डिज़ाइन जो कंपोनेंट का ऐसा रखना कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन ना हो। हाँ, मतलब जैसा हमें ज़रूरत है, हमें उसमें भी देखना है कि उस कंपोनेंट को कितना सिंपल बनाया जा सकता है, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स होगा आपके मशीन के एलिमेंट के अंदर, तो जाहिर सी बात है उतना इस पर कंपोनेंट की कॉस्ट पे फ़र्क पड़ेगा फिर, क्योंकि ऑपरेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं बनाना। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि उस कंपोनेंट का जो डिज़ाइन है वो जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। डिज़ाइन जितना ज़्यादा सिंपल रहेगा उतना ही लेबर कॉस्ट, प्रोसेसिंग मेथड्स और प्रोडक्शन मेथड में जो है, या प्रोडक्शन के अंदर उतना ही जो उस पर खर्चा है वो कम आएगा, जिससे कि कॉस्ट जो है उसकी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, बहुत कम से कम प्राइस का वो पार्ट बनेगा, ठीक है। तो हमको प्रोसेसेबिलिटी के लिए जो है ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए, अब जो है अगला जो पॉइंट है आपका, वो है आपका सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब कि जब कोई कंपोनेंट तैयार होता है तो उसको कैसे रखना है, उसको कैसे जहाँ पर उसका मास प्रोडक्शन हो रहा है, बल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसका, तो हमें उसकी से कंपोनेंट को कैसे कवर करना है, उसको कैसे उसको रखना है, ठीक है ना। उसको कहीं अगर ट्रांसफ़र भी करना है तो कैसी कवरिंग में, कैसी पैकेज में उसको कवरिंग करके इसको भेजना है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान, जैसे कि कंपोनेंट जो है, जो पार्ट है मशीन का, वो ख़राब ना हो, तो इसीलिए आपको उसकी कंपोनेंट की जो है सेफ्टी को भी ध्यान में रख करके उसको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, तो सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। अगला आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो आई थिंक आपको पता होगा कि जब भी कोई कंपोनेंट अगर बनाया जाता है तो उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS को ध्यान में रखा जाता है कि उसका जो फटीग जो है, वो जो भी लोड है और प्लस ऑपरेशन, मशीन के ऊपर जो ऑपरेशन होंगे, और मैक्स लास्ट सबसे हैवी ऑपरेशन जो कौन सा है मशीन पे, वो उसके अकॉर्डिंग जो है कंपोनेंट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है निकाला जाता है, और वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी उस कंपोनेंट में ऐड कर दी जाती है, जिससे कि बाय चांस कभी कोई फ्लक्चुएशन आता है मशीन पर, तो मशीन के कंपोनेंट पे जो है कोई फ़र्क ना पड़े, कोई इलोंगेशन, कोई डिफॉर्मेशन ना आए। तो इसीलिए जो है उस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बहुत ध्यान रखा जाता है, एवरी पार्ट ऑफ ए मशीन, इन ओवरऑल मशीन और ऑल मशीन मेंबर्स, ठीक है ना। सभी मशीन के पार्ट्स पे बहुत फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई की जाती है, जिससे कि वो फेलियर ना हो। इवन की फैक्टर ऑफ सेफ्टी हर एक चीज़ पे अप्लाई की जाती है, जिससे कि अगर फ्लक्चुएशन ऑफ लोड हो तो उस पर फ़र्क ना पड़े। चलिए, लास्ट टॉपिक है आपका स्टैंडर्डाइजेशन।
अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप आपको ऊपर आई बटन पे जो है इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मैंने स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, इंटरचेंजेबिलिटी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, साथ में उसके एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। अगर आपने इस वाले पॉइंट को अच्छे से समझना है तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे जो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और उसके साथ अगर आप चाहते हो तो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर जो है आपको बाकी सारे जो लेक्चर्स टॉपिक्स हैं उनके भी आपको लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन और आपका इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है, स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्मलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो वहाँ से आपको डिटेल पता लग जाएगा। यहाँ सिर्फ मोटी मोटी बात मैं ये बताना चाहूँगा, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप देखेंगे अगर मशीन का कोई पार्ट सपोज कभी ना कभी जाकर फेलियर हो गया मशीन के किसी पार्ट में, तो आप जो है मार्केट में जाएंगे और वहाँ पर जो उस मशीन का जो है मॉडल बताएंगे और कौन सा पार्ट ख़राब है वो पार्ट का बताएंगे। तो आपको जो मशीन के शॉप का जो ऑनर है या जो भी वहाँ काम करने वाले हैं वो आपको तुरंत वो पार्ट नया दे देंगे, जिसको कि आप मशीन में ला करके उसको रिप्लेस कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उसका स्टैंडर्ड साइज़ का जो पार्ट है मार्केट में अवेलेबल होना, ये कहलाता है स्टैंडर्डाइजेशन। और अगर आप उसको रिप्लेस करके बदल लेते हैं ये कहलाएगा इंटरचेंजेबिलिटी। ठीक है ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यही है कि अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाता है मशीन का, तो उसका जो है मार्केट में सेम उस मॉडल का जो पार्ट है वो अवेलेबल होगा। आप मार्केट में जाएंगे, वहाँ से उसको मशीन शॉप पे जाकर के आप बताएंगे इस साइज़ की मशीन है और ये उसका पार्ट ख़राब हो गया, तो आपको उसका वो नया दूसरा पार्ट दे देगा। और आप मैकेनिक की हेल्प से जो है उसको जो है जो आपके इंजीनियर हैं या आपका मेंटेनेंस इंजीनियर हैं वो जो है मशीन के उस पार्ट को जो है चेंज करके उसको रिप्लेस कर देंगे, तो वो आपका बन जाएगा इंटरचेंजेबिलिटी। और जब मशीन से आपको जो स्टैंडर्ड पार्ट मिल रहा है वो का स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है ना। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपके सामने जो है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन एलिमेंट एंड मशीन, इनके बारे में जो मैंने आपको डिटेल में ये एटलीस्ट 15 पॉइंट्स थे वो मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किए। आई होप सो आपको जो है ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके सामने जो है अल्टरनेट डेज में, अब एक दिन छोड़ के कल तो ITI वाले बच्चों के लिए वीडियो आएगी, तो मैकेनिकल डिप्लोमा वाले चाहें तो आप भी देख सकते हैं वीडियोज़, क्योंकि वो बेसिक हैं। मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, ITI के जो क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ वो डिप्लोमा, बीटेक, AMI के बच्चे हैं, सोचिए ITI वालों का है, हमारा नहीं है। नहीं, वो सारा जो आपका बेसिक है वो ITI वाले बच्चों का है। तो आप उनके MCQs क्वेश्चन को देख सकते हैं और अच्छे से उनकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, क्योंकि MCQs तो वो भी टेक्निकल ही करा रहा हूँ, जैसे मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, वेल्डर हो गया, आपका ड्राफ्टमैन हो गया और आपका कारपेंटर हो गया, फिटर हो गया। तो इन्हीं के जो है मैं MCQs वहाँ पर बेसिक ले रहा हूँ, जो कि आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। तो आप उन वीडियोज़ को भी वॉच कर सकते हैं और अपनी बेसिक नॉलेज को और अच्छी कर सकते हैं। अब ये जो वाला जो पार्ट आज मैंने आपके सामने रखा है, इसका जो MCQs वाला पार्ट है वो आप परसों आपके सामने आएगा, जिससे कि आप जो है इसको अच्छे से समझ के फिर हम इसके MCQs जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के पार्ट 2 में, और उसमें हम MCQs क्वेश्चन को करेंगे। ओके, थैंक यू।